साथियों नमस्कार, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीआरई 3 का एग्जाम है उसी के संदर्भ में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी जो राजनीतिक विज्ञान है उससे संबंधित आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है टोटली आपके सिलेबस पर आधारित है, ठीक। और प्रश्नों का चयन भी ठीक ठाक उसी प्रकार है जिस प्रकार बीपीएससी आपसे पूछता है और आपका एग्जाम बेहद नज़दीक है। उसीलिए आवश्यक है रोज आप एक कोई न कोई मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या साथ साथ आप जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रोज देखें। मैं शुरू से अब तक कहता चला रहा हूँ, रोज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें ताकि आपका दिमाग उस चीज को पढ़ने का प्रयास करे जो चीज आप नहीं पढ़ रहे हैं, जो बीपीएससी आपसे पूछ रहा है आपका दिमाग पढ़ने का प्रयास करे कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक सिलेबस का टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक से टीआरई 1 टीआरई 2 के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उनकी इस टीआरई 3 में भी आने की प्रबल संभावना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर फोकस करें। इधर उधर भटकने के बजाय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का स्टडी कीजिए किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। चलिए आज हम लोग लगभग 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जरूर शेयर करें, ठीक। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट ये पहला है, पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, ठीक। इनमें से कौन सा सिद्धांत राज्य के कार्यों को निम्न विषयों तक सीमित करता है? व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रव की सुरक्षा, संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा, व्यक्ति के धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौतों के उल्लंघन से रक्षा। ये जितने भी प्रकार के विषय हैं इनसे संबंधित किस प्रकार का सिद्धांत या किस प्रकार का राज्य आपकी सुरक्षा करता है या उसमें इन सभी चीजों का समावेश है। ये याद रखिएगा, ये उदारवादी व्यवस्था से संबंधित है। ये जो सिद्धांत है उदारवादी सिद्धांत, राज्य के उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है कि व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रव से राज्य को रक्षा करना चाहिए, संपत्ति की लूट एवं क्षति से उसको रक्षा करना चाहिए और जितने भी समझौते हो रहे हैं उसमें धोखेपूर्ण और जो अनैतिक या समझौते का उल्लंघन हो रहा उससे भी व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया। जो वेलफेयर स्टेट है उस अवधारणा को पहली बार किस रिपोर्ट में किस घोषणा में स्पष्ट किया गया? तो है आपका लॉर्ड बेवरिज रिपोर्ट। बेवरिज रिपोर्ट में पहली बार वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया गया है, ठीक। वैसे ग्रीन ने कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया था। जो टीएच ग्रीन है उनके विचारों में आपका कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट का उल्लेख मिलता है, ठीक। लेकिन जो लॉर्ड विलियम बेवरिज थे उनकी रिपोर्ट जो आई इसी का श्रेय दिया जाता है, यहाँ से कल्याणकारी राज्य का उद्भव हुआ। अगला प्रश्न देखिए 3 कि सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य क्या है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है उसका उद्देश्य क्या था, वो सिद्ध क्या करना चाहता था? हॉब्स, लॉक और रूसो जितने भी समझौतावादी विचारक हैं वो राज्य को एक क्या मानते हैं? यंत्र मानते हैं, ठीक। सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य के यंत्रीय सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्य ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। समझौतावादी सिद्धांत राज्य को एक मशीन या यंत्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? तो सकारात्मक उदारवादी समाज हितकारी राज्य चाहते हैं या व्यक्तिवादी राज्य से भिन्न है, जहां राज्य संरक्षक न कि संवर्धक की भूमिका निभाता है। सकारात्मक उदारवाद को ही दूसरे शब्दों में कल्याणकारी राज्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो सकारात्मक उदारवाद है, ठीक, पॉजिटिव लिबरलिज्म, उसी को हम वेलफेयर स्टेट भी बोलते हैं यानी कल्याणकारी राज्य भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज कल्याण की अभिवृद्धि। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि अनैतिहासिक है,
अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है। यह कथन किसका है? अब बेहद महत्वपूर्ण कथन है। तो ये कथन आपका टी.एच. ग्रीन महोदय का है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जो कि एक क्या है, ये आदर्शवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जॉन लॉक राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। जॉन लॉक के राजनीतिक जो दर्शन है उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित लॉक के अनुसार मनुष्य के जन्म के साथ ही उसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें लॉक का जो सिद्धांत है उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, याद रखिएगा, उसको प्राकृतिक अधिकार मिले, तब उसके बाद प्राकृतिक अवस्थाएं, फिर सामाजिक समझौता हुआ और फिर सिविल समाज का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि हॉब्स के अनुसार समझौता क्या है? थॉमस हॉब्स बेहद महत्वपूर्ण विचारक हैं, समझौतावादी विचारक, और सबसे पहले व्यक्ति के अधिकारों की बात करने वाला यही है। इस वजह से इसको हम व्यक्तिवादी कहते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा अंकुश लगा दिया, इस वजह से व्यक्तिवादी होने की वजह ज्यादा निरंकुश हो गया। निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है। लेवियाथन इसकी फेमस पुस्तक है, जो कि 1651 में प्रकाशित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या है? एक विवेकशील अनुबंध था। मनुष्य एक क्या है, विवेकशील प्राणी है, और जो समझौता हुआ विवेकशील तर्कसंगत मनुष्यों के बीच हुआ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किन विचारकों से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। लियो टॉल्स्टॉय से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई? याद रखिएगा, महात्मा गांधी की जो पुस्तक है, एक तो सर्वोदय और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ठीक, ये उनकी दो पुस्तकें जो कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई, सर्वोदय और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ 1-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप से क्या अभिप्राय है? गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप से क्या मतलब है? तो संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपयोग, यही है उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, या इसी को न्यास का सिद्धांत बोलते हैं, न्यासधारिता का सिद्धांत बोलते हैं। वो कहते हैं कि संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व तो हो सकता है, लेकिन उसका उपयोग सामाजिक होगा, इसका सामाजिक उपयोग होगा। और गांधी जी राज्य विहीन समाज की स्थापना करते हैं, या स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, इस वजह से इनको अराजकतावाद की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी आलोचना की गई है कि यह निरंकुशता के सभी रूपों का भयंकर मित्र है, वह जैकोबिन और सीजर के अधिनायकवाद का जनक है तथा कांट एवं हीगल के निरंकुशतावादी सिद्धांतों का प्रेरक है? ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका जीन जैक रूसो का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रूसो सामाजिक अनुबंध का प्रारंभ व्यक्तिवाद से करता है, किंतु उसका अंत सामान्य इच्छा की सर्वाधिकारवादी धारणा से करता है। ठीक, बारकर क्या लिखता है? कहता है कि रूसो वस्तुतः सर्वाधिकारवादी विचारक है, उसने संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रबंध नहीं लगाया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है? चाइल्ड लैंग्वेज या 3 भाषा सूत्री की बात कौन करता है? मॉरिस जोन्स, मैनर विनर, विनर नहीं विनर है, ये मिसप्रिंट है, और रजनी कोठारिया, E.S. शिल्प। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन है मॉरिस जोन। भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात करते हैं मॉरिस जोन्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। इसने कहा रूसो, टी.एच. ग्रीन, J.S. मिल या बोसांके ने।
ये कथन है आपका टीएच ग्रीन का कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। टीएच ग्रीन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक हुआ जॉन गेर्क। ठीक, जॉन गेर्क है। ठीक, ये आपके जर्मन विचारक गेर्क तथा उसकी पुस्तकों के अनुवाद ब्रिटिश विद्वान मैटलैंड को आधुनिक राजनीतिक बहुलवाद का जनक माना जाता है। ठीक, अगर इसमें मैटलैंड भी होता तो होता, लेकिन प्रारंभिक शुरुआत गेर्क है, उसकी रचनाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जीन बोंदा ने अपनी सार्वभौमिकता की संकल्पना किससे उधार ली थी? यानी संप्रभुता की संकल्पना उसने किससे उधार ली? याद रखिएगा, संप्रभुता सिद्धांत का जो जनक है कौन? जीन बोंदा है, लेकिन यह सिद्धांत उसने उधार किससे लिया? ये कथन है आपका फ्रांस के धार्मिक युग से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बोंदा पर भी अपने युग का गहरा प्रभाव था। वह राष्ट्रवादी था तथा उसका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि फ्रांस का राजा संपूर्ण फ्रांस का स्वामी है। कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट दोनों धर्मावलंबी इसकी अधीनता में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है? किसका कथन है? क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये कांट का कथन है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, इस मान्यता का प्रतिपादन किसने किया? या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये जो कथन है एक ही जैसा है। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन है आपका हीगल का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित वृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है। यह किसने कहा? ये कथन आपका एफ.ए. फेडरिक के एफ.ए. हेयर का कथन है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अ थियरी ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक जॉन रॉल्स की है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा और ये पुस्तक 1971 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है, समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, यह कथन किसका है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड एक्टन। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका टियर 2 में पूछा गया है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 21, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उदारवाद व्यक्तिवाद है, या उदारवाद लोकतंत्र है, उदारवाद प्रत्यक्षवाद है, या उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है? तो कथन जो सही हुआ है ऑप्शन डी कि उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। क्वेश्चन नंबर 22, लोगों के साथ समान व्यवहार एवं असमान लोग के समान लोगों के साथ समान व्यवहार एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर होगा कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ होता है कि समानुपातिक या अनुपातिक समानता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या है? राज्य क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार, याद रखिए कार्ल मार्क्स से जरूर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्क्स से संबंधित 2 प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है, ये कथन आपको कभी नहीं भूलना है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, एक और बात बता दें, अगर किसी साथी को लगता है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में कंटेंट नहीं है तो आप पेड पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, किसी प्रकार का डाउट हो तब भी आप कर सकते हैं, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। और पेड पीडीएफ के लिए भी आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मॉडल पेपर होगा जो 5 ऑप्शंस वाला,
मॉडल पेपर होगा और साथ ही जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो भी, और तमाम तरह के प्रैक्टिस सेट जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक, 24 देखिए कि श्रमिक संघवाद से क्या अभिप्राय है। श्रमिक संघवाद से क्या अभिप्राय है? ये सामाजिक सिद्धांत के समूह से सही है, सामाजिक संगठन के सिद्धांत से ये भी सही है, एक कार्य योजना से, तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। उपरोक्त सभी से श्रमिक संघवाद संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्याख्यायित की जाती है? 25 का राइट आंसर होगा क्या कि वर्ग शासन के साधन के रूप में राज्य, वर्ग शासन के साधन के रूप में राज्य की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पूंजीवादी प्रणाली में आर्थिक स्तर पर समाज के विभाजन के कारण निर्धन वर्ग की स्वतंत्रता दिखावा बनी रहती है, क्योंकि उसके पास राज्य के वर्ग क्षेत्र को बदलने या शोषण को रोकने का कोई साधन नहीं रहता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि समाजवादी समाज में राज्य निम्न में से कौन से कार्य संपन्न करता है? समाजवादी राज्य में राज्य कौन कौन से कार्य का संपादन करता है? एक तो उत्तराधिकार के अधिकार की समाप्ति की भी व्यवस्था होती है। इसमें समाजवादी समाज में राज्य की इनमें से कौन से कार्य संपन्न करता है? समाजवादी समाज में राज्य जो होता है उत्तराधिकार के अधिकार की समाप्ति की बात करता है। राज्य के हाथों पूंजी का केंद्रीकरण हो जाता है और इष्टानुसार आयकर को आरोपित करना, ये भी तीनों कथन सही है। और चौथा कथन देखिए जरा, चौथा ऑप्शन मन और आत्मा के सभी पहलुओं पर नियंत्रण, यानी चारों ऑप्शन सही है। ठीक, समाजवादी राज्य में जो राज्य होता है वो इन चारों ऑप्शंस पर नियंत्रण रखता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। 1 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? युग का भ्रम किसने कहा मार्क्सवाद को? बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहने वाले कौन हुए? लॉर्ड एक्टन महोदय हुए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को किस रूप में जाना जाता है? इसको हम हेयर प्रणाली के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का विकास या खोज हेयर महोदय ने किया, इस वजह से हेयर योजना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के जो लेखक हुए कौन हुए? जी सार्टोरी हुए। ठीक, जियोवानी सार्टोरी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेटिक थ्योरी जो कि 1958 में प्रकाशित हुई। ठीक, और इसमें इन्होंने लोकतंत्र की अपूर्ण जो विशिष्ट वर्ग की बात करते हैं, एलिट, उसका उन्होंने व्याख्या किया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? पूछ रहा राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है, ये पूछ रहा अनिवार्य नहीं है। विचारधारा बिल्कुल जरूरी है उसके लिए, सत्य प्राप्ति की इच्छा भी जरूरी है, लोकतांत्रिक स्वरूप को जोड़ने के राजनीतिक दल के लिए चुनाव जो होता है राजनीतिक स्वरूप उसमें अनिवार्य हो, यानी उसके जो पदाधिकारी हैं उसमें उनका चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप हो, ऐसा कुछ जरूरी है। और संगठनात्मक जाल तो होता ही है, तो ऑप्शन सी राजनीतिक दल के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, लोकमत मनुष्यों को ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं, यह किसने कहा है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड जेम्स ब्राइस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ब्राइस। अगला प्रश्न देखिए 32, निम्नलिखित में से कौन जनतंत्र में यानी लोकतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व नहीं मानता है? जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व किसको नहीं मानता है? जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? तो 32 का राइट आंसर होगा, उसमें संगठन होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, वित्त की जरूरी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कार्डर या संवर्ग हो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए कार्डर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद प्रस्तावित किया? यानी उग्र एवं उदार बहुदलीय व्यवस्था के बीच
अंतर किसने किया? डुवर्जर, न्यूमैन, जी सार्टोरी या एम विनर। ये हमारे विनर है। ठीक, 33 का क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन सी जी सार्टोरी, सी राइट आंसर होगा। सार्टोरी ने बहुदलीय प्रणालियों के विश्लेषण का एक ढांचा प्रस्तुत किया, जिसमें एक संयत या उदार बहुलवादी और दूसरा द्विधिकृत बहुलवादी प्रणाली, ये से बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से किसने निर्वाचन व्यवस्था या दलीय व्यवस्था के बीच से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो निर्वाचन व्यवस्था और दलीय व्यवस्था के बीच सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया किसके द्वारा? मॉरिस डुवर्जर के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही संबंधित नहीं है? सही संबंधित कौन सा नहीं है? संस्थात्मक दबाव समूह, सिविल सेवा संघ, ये सही है। इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप है आपका सिविल सेवा संघ। ठीक, संगठनात्मक दबाव समूह श्रमिक संघ है, ये भी सही है, दोनों सुमेलित हैं। गैर संगठनात्मक समूह जाति, जो गैर संगठनात्मक समूह है वो जाति, ये भी सुमेलित है। अनियमित दबाव समूह कृषक संगठन, बिल्कुल नहीं, ये अनियमित दबाव समूह नहीं है बल्कि नियमित है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान राज्य के पदों के वितरण, संप्रभुता की आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संवैधानिक शासन की हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नेंस है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? यह विधि द्वारा संचालित शासन है, सही है। यह व्यक्ति की ओर से सत्ता को सीमित करता है, दोनों बातें सही हैं। संविधानवाद के लिए, संवैधानिक शासन के लिए दोनों जरूरी है। तीसरा, इसमें निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि संवैधानिक शासन के लिए निर्वाचित राज्याध्यक्ष हो। ठीक, नामित भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में। तो पहला और दूसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की, निम्नलिखित में से किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है? किन घटनाओं ने जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति की वृद्धि में योगदान किया, या विधायिका से मजबूत कार्यपालिका किन कारणों की वजह से हुई? एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था का आविर्भाव, या कार्यकाल पूरा होने से पहले लोक सदन को भंग करने का मंत्रिमंडल का अधिकार, या प्रदत्त विधायन में वृद्धि। एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था के आविर्भाव के कारण जो आपका संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों में और वृद्धि में योगदान दिया इसने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर ये नहीं होता तो प्रदत्त विधायन में भी आंसर हो सकता है। ठीक, ये भी है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और तीसरा भी, यानी चार ऑप्शन सही है, तो डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? यानी किस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में या परिषद में एक लॉ सदस्य के रूप में, एक विधि सदस्य के रूप में, कानून सदस्य के रूप में किसकी वृद्धि हुई? किस अधिनियम के तहत? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं पूछ रहा है, सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय की बात नहीं पूछ रहा, सर्वोच्च न्यायालय की बात पूछ रहा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773 का जो
रेगुलेटरी अधिनियम आया उसी के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ये आपको मैच करना है और बेहद महत्वपूर्ण एक कथन है कि भारतीय संघवाद पर दृष्टिकोण, यानी भारतीय संघवाद पर किन किन का क्या क्या कमेंट रहा है, उनसे संबंधित दृष्टिकोण और उनसे संबंधित कौन से लेखक हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा शासन प्रणाली जो अर्ध संघात्मक है, ये केसी वेयर कहते हैं। एक अनूठे नमूने या अनूठे प्रकार का संघ, ये ग्रेनवेल ऑस्टिन का है और अद्वितीय उदाहरण के रूप में अलेक्जेंड्रोविच इसकी व्याख्या करते हैं। संघात्मक होते हुए भी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए, ये आइवर जेनिंग्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। तो ये स्वतंत्रता जो प्रेस की जो आजादी है, प्रेस से संबंधित जो स्वतंत्रता है वो 19(1) क में अंतर्निहित माना जाता है इसको, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) क प्रत्येक भारतीय नागरिक को भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, इसीलिए इसमें इसको अंतर्निहित माना गया है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स बनाम भारत संघ 1985 में निर्णय आया कि प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक तथा राजनीतिक समागम का मार्ग है। ठीक, तो 19(1) क में अंतर्निहित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। ये क्वेश्चन में बेहद महत्वपूर्ण है। आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, 12 से 35 तो पढ़ते हैं बोलते हैं, लेकिन अनुच्छेद 12 और 13 नहीं पढ़ते हैं। इसी प्रकार आप अनुच्छेद 32 तक पढ़ते हैं, लेकिन 33, 34 और 35 नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो ये आपको जरूरी पढ़ना, 12, 13 और 31, 33, 34, 35 जरूर पढ़ के जाइएगा इसको। तो अनुच्छेद 43 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य इनमें से किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 13 इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त उन सभी विधियों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, शक्ति, बाह्य और इस प्रकार की असंगति की मात्रा तक शून्य ठहराता है। क्वेश्चन नंबर 44 किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है। कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा लेख, कौन सा रिट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32, 226 के तहत 5 प्रकार के रिट न्यायपालिका को प्राप्त है। ठीक, उसमें से उनको तो 5 रिट आपको याद होना चाहिए, उनका क्या अर्थ है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में, और उनकी व्याख्या सहित किस मामले में ये रिट जारी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसका 44 का राइट आंसर हो ऑप्शन बी प्रतिषेध। ठीक, प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 45 कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका अनुच्छेद 39 ख तथा ग में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ठीक, नीति निर्देशक सिद्धांतों को जिसपे मूल अधिकारों पर की वरीयता प्राप्त है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सामान्य प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं, यानी कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनको एक ही प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक, भारत का लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ठीक, और तीसरा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ये इसका नहीं है, प्रक्रिया दोनों का अलग है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी मुख्य निर्वाचन आयोग। पहला, दूसरा, तीसरा और सॉरी 5वां, पहला, दूसरा, 5वां को हटाने की
जो प्रक्रिया है सामान्य प्रक्रिया की, एक ही सामान्य प्रक्रिया के द्वारा इनके पद से पदस्थ किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1 2 5। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार का है, यानी जो उनका वीटो पावर है वो किस प्रकार का है। तो 47 का राइट आंसर होगा कि उनको जो पूर्ण संपूर्ण निषेधाधिकार भी प्राप्त है, निलंबनकारी भी है और जेबी वीटो, तीनों प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल और केवल किसमें है, अनुच्छेद 127 में है। ये भी प्रश्न पूछा गया आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में। अनुच्छेद 127 के द्वारा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 49, आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका क्या कारण है। तो आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अज्ञानता एवं उदासीनता व्याप्त है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है। ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है। भारतीय यानी कौन सा इसमें से संवैधानिक संस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, न तो योजना आयोग संवैधानिक है, न ही राष्ट्रीय विकास परिषद, न ही क्षेत्रीय परिषद, कोई सभी संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो गिलोटिन और सामान्य समापन प्रस्ताव दोनों का निर्णय सदन द्वारा किया जाता है। ठीक, ये दोनों जो प्रक्रिया है सदन के द्वारा किया जाता है और दोनों में मुख्य अंतर यह है कि समापन प्रस्ताव तो सदन की विचार विमर्श की प्रक्रिया के दौरान ही पारित किया जाता है, लेकिन गिलोटिन पर वाद विवाद आरंभ होने से पहले ही सदन में सहमत होना पड़ता है। समयभाव के कारण कंगारू समाप्ति का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, यानी समाप्ति जो कंगारू है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना, मैचिंग करना एक तरफ सिद्धांत है, उनसे संबंधित विचारक है। तो उपयुक्तवाद ये आपके बेंथम महोदय हुए और जो आपके समाजवाद हैं, समाजवाद संबंधित आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उदारतावाद आपके टी.एच. ग्रीन और उपयुक्तवाद बेंथम और गांधीवाद जॉन शॉ। ठीक, ये मैचिंग। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा इसमें से युग्म आपका सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा सम्मिलित है इसमें से, समाजवाद, राज्य को अधिकतम कार्य दिया जाए, ये आपका सही है कि समाजवादी जो व्यवस्था है उसमें राज्य अधिकतम कार्य करता है। और मार्क्सवाद, राज्य को न्यूनतम कार्य दिया जाए, बिल्कुल नहीं, ये भी अधिकतम कार्य को समर्थन करता है। उदारवाद, राज्य को कोई कार्य नहीं दिया जाए, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। और फेबियनवाद, राज्य को सुधार कार्य दिए जाए। तो पहला और चौथा सम्मिलित हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी की श्रेष्ठतम व्याख्या क्या होगी। महात्मा गांधी जो थे क्या, वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे, इस वजह से वो क्या है, एक दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में उनकी व्याख्या की जाती है। इनको और मार्क्स दोनों ही लोग अराजकतावादी विचारक में शामिल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित
अनुच्छेद में से सर्वोच्च न्यायालय में किन्हीं संविधान का उल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो जो 56 है, किसको संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 या 245। तो इन सभी को अनुल्लंघनीय ढांचा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर का उपरोक्त सभी, डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न में से किससे संबंधित है? जो 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो आपकी राज्य, संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची से, यानी एक केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उनकी व्याख्या करता है। 7वीं अनुसूची राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? यानी राज्य एक निश्चित क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, ये कथन जो है आपका किसका है? ब्लंट्सली का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या सिद्ध करना चाहता था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य एक यंत्र है, राज्य का निर्माण मनुष्यों ने किया है। 60 कि राज्य की उत्पत्ति के पितृ प्रधान सिद्धांत यानी पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो राज्य की उत्पत्ति के पितृत्मक सिद्धांत का जो समर्थन किया किसके द्वारा किया गया? तो है आपकी सर हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति है? ये है आपकी ऐतिहासिक सिद्धांत व्याख्या करता है, या विकासवादी सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया, ये क्वेश्चन रिपीट है, आप आंसर पता कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच एक समझौता है, इसमें एक ओर साम्यवाद है और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद, यह कथन किसका है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हॉबमैन, ये राइट आंसर होगा हॉबमैन। क्वेश्चन नंबर 64 है हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या था? तो हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता जो है एक दार्शनिक सत्य था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? तो स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन करने वाला टीएच ग्रीन हुआ, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 जीन बोधा ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना किससे उधार ली थी? जीन बोधा ने अपनी संप्रभुता की अवधारणा को किससे उधार लिया? तो उसने फ्रांस के धार्मिक युद्धों से, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 प्यारे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि हम लोगों का और भी हौसला बढ़े और आपके लिए बेहतर वीडियो, बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करें। 67 निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है? तो ये है आपके मार्क्सवाद जो है, इसका राज्य से संबंधित कोई सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत किसने प्रतिपादित किया? संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह किसका कथन है? ये कथन है आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की, जो कि बहुलवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की ही भूमिका का समर्थन करता है? नाइट वॉचमैन का ही केवल समर्थन करता है, कौन सा सिद्धांत है? तो है आपका उदारवादी सिद्धांत। ये कहता है कि राज्य के उदारवादी सिद्धांत कामना करते हैं कि राष्ट्र के पहरेदार के जैसा व्यवहार करे, केवल उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी, इसके अलावा कोई कार्य नहीं है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कार्यपालिका की शक्तियां, शासक और शासकों के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन का, इन तीनों का संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर को उपरोक्त सभी। 71 देखिए संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा किस पर आधारित है? तो संविधानवाद की जो पाश्चात्य अवधारणा है किस पर आधारित है?
तो एक तो विधि एवं अभिसमयों पर आधारित है, विधि के शासन पर आधारित है और प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित है। एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर आधारित नहीं है। 3 ऑप्शन सही होंगे, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है कि किसने कहा है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती रहती है? किसका कथन है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ब्राइस, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से किसने एकात्मवाद की यह परिभाषा दी है? एकात्मवाद की परिभाषा किसने दी? संक्षेप में एकात्मवाद का तात्पर्य है कि एक ही दृष्टिगोचर प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण, वह शक्ति चाहे संसद हो अथवा जार। तो 73 का राइट आंसर होगा। ये कथन आपका एवी डाइसी का है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा गुण संसदात्मक व्यवस्था का नहीं है? यानी संसदीय शासन व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। ये संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है, बल्कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का गुण है, जो कि अमेरिकन व्यवस्था का गुण है। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नांकित में संघात्मक शासन व्यवस्था का अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? संघीय शासन का अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? तो है आपके केसी वेयर। तुलना संघात्मक व्यवस्था की में राज्य शक्ति केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच विभक्त होती तथा दोनों ही स्तर पर राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर की सरकारों की सत्ता एक ही अधिसत्ता या संविधान में निहित होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय, राष्ट्रीय या सामान्य सरकार या संघीय सरकार तथा राज्यों का प्रादेशिक सरकारों को की अपनी अपनी मौलिक शक्तियां होती हैं, जो इन शक्तियों में के प्रयोग में न तो एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं और न ही एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है? यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म या राष्ट्रपति शासन प्रणाली का की विशेषता है? तो है संविधान की कठोरता, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, यह परंपरा किस अध्यक्ष या किस स्पीकर से जुड़ी हुई है? अब ये है कॉमन सभा ग्रेट ब्रिटेन, जो कि वर्तमान में अब नहीं है ऐसा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, किसने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका गिलक्राइस्ट महोदय का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन दलों को विचारों का दलाल कहता है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। दलों को विचारों का दलाल कौन मानता है? तो है आपके लॉवेल महोदय। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि निम्नांकित विद्वानों में से किसका विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? ये किसका मानना है? तो वॉल्टर लिपमैन का ही मानना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादक है? कार्यात्मक या व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये है आपके जीडीएच कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन जनमत का अभिकरण नहीं है? तो जनमत का अभिकरण कौन सा नहीं है? सॉरी, जनमत का अभिकरण है 82 का है कि जनमत का अभिकरण कौन सा इसमें से जनमत का अभिकरण है? एक तो है आपका प्रेस, राजनीतिक दल और सार्वजनिक मंच। ये सभी क्या है? जनमत के जनमत अभिकरण के साधन है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1, 2, 4। तो इसमें जनमत अभिकरण किसके द्वारा हो सकता है? समाचार पत्र, रेडियो या दूरदर्शन, प्रचार, राजनीतिक दल, विधायी निकाय और शिक्षण संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन ब्लॉन्डल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का उपवर्ग है? जीन ब्लॉन्डल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का एक उपवर्ग कौन सा इसमें से है? तो है आपका इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप या संस्थात्मक दबाव समूह। संस्थात्मक और
उनके अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, सांप्रदायिक, प्रथागत या संस्थात्मक या संरक्षात्मक और थानात्मक, ये तीनों होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन था? ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन था? ये थे आपके, कौन थे? इसमें देखिए प्रबल समर्थक तो इसकी शुरुआत जेम्स मिल के द्वारा हुई, लेकिन इसमें ऑप्शन में सिजविक है, हेनरी मैन, लेकी और मैकाले महिला मताधिकार के समर्थक नहीं है, तो सिजविक होंगे, डी राइट आंसर होगा। और इसकी शुरुआत किसने की? जनक कौन हुआ? जेम्स स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, सॉरी जॉन स्टुअर्ट जेएस मिल। 85, जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है जब वे किसी एक ही सामाजिक समूह के हों। यह विचार किसका है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 85 का आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लियोनार्ड डब्ल्यू डोक का, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, राजनीतिक दल के विषय में निम्न कथन किसका है? इस स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाले सरकार को लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता है। किसका कथन है ये कथन है आपका डब्ल्यू बी मुनरो साहब का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का बहिर्वादी विश्लेषण किया है? राजनीतिक दलों का बहिर्वादी विश्लेषण करने वाले एडवर्ड शील्ड महोदय हुए, एस जे एडवर्ड शील्ड, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बहिर्वाद के बारे में सत्य नहीं है? पोस्ट बिहेवियरलिज्म और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पोस्ट बिहेवियरलिज्म है। तो उत्तर बहिर्वाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछना, सत्य नहीं है। तो 88 का कौन सा कि विषय वस्तु को पद्धति तकनीक से प्रूव होना चाहिए, ये उत्तर बहिर्वाद की विशेषता है, सत्य है। वास्तविकता से संबंध, ये भी सत्य है। ज्ञान को कार्य रूप में प्रस्तुत करने की भी कोशिश की जाए, ये भी सत्य है। लेकिन मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञान बिल्कुल नहीं, मूल्य तटस्थता की बात नहीं करता है, ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ लगता है। दबाव समूह के विषय में उपरोक्त कथन किसका है? तो ये दबाव समूह के बारे में कहने वाले जो विचारक हैं ये ज़ेगलर महोदय हैं, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित नहीं है? तो अर्थशास्त्र परंपरा से कौन संबंधित नहीं है? कामंदक है, सूरी साहब है, चंडेश्वर साहब है, लेकिन शुक्र संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी बी राइट आंसर होगा, शुक्र ये अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित नहीं है। 91, निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? जो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन सी, सामंत उसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, दंड नीति विश्व को मर्यादित रखती है, यह समस्त बुराइयों को उसी तरह समाप्त करती है जिस तरह सूर्य अंधकार को। यह मत किस में अभिव्यक्त हुआ है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण, तीन मत अभिव्यक्त मनुष्य में तीन हुआ, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं? कौन सी पुस्तक थी जिसमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से उनकी व्याख्या की गई है? तो है आपका व्यास रचित महाभारत, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी? ऑप्शन कौन सा सही होगा कि प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित कौन सी इकाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जनपद, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जनपद। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो संसद की स्थायी समिति कौन सी नहीं है इसमें से? तो है आपकी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, तो डी राइट आंसर होगा, ये स्थायी समिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों में से केवल भारत के नागरिक को ही उपलब्ध है? ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30
केवल केवल भारतीय नागरिकों को बतौर मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो याद रखिएगा, इस हिसाब से केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। कौन सा होगा? तो कि सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता 16 अनुच्छेद, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि किस मामले में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है? ये जो भी चारों ऑप्शन है उन सभी के मामले में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। तो डी राइट आंसर को उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98, संसद में भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग एक क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, अर्धवैधानिक प्रक्रिया है? याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, वो एक क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बी। प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, किसका कथन है? 99 क्वेश्चन देखिए, यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें इसकी अभिसत्ता एवं इसकी संप्रभुता जनसाधारण में निहित हो। किसका कथन है ये? ये कथन है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, राज्य चट्टान से यह शहतूत यह शाहबलूत से नहीं पैदा होता, यह तो बनता है उन मनुष्य के चरित्रों से जो कि उनमें निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा? और बेहद बेहद महत्वपूर्ण, ये टियर 1 टियर 2 दोनों में प्रश्न आया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में कोई सा पेपर देंगे आप, पीजीटी का या नेट का, उसमें जरूरी क्वेश्चन आता है। 100 का राइट आंसर कौन? तो ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 101, फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी? फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो फेडरल गवर्नमेंट जो पुस्तक है, ये पुस्तक आपकी किस ईयर की? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, 102 देखिए, राज्य विधि का शिष्य एवं जनक दोनों है, किसका मत है? दी मैकाइवर का कथन है। बेहद आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस एक विचारक के द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है बजाय राज्य के सिद्धांत के? राज्य के संरक्षणवादी सिद्धांत का किसने प्रस्तुत किया? तो ये है आपके मैकियावेली महोदय। क्वेश्चन नंबर 104, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकारों सार्वभौम नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 105, राज्य एवं समाज एक समान है, यह किसने कहा है? राज्य एवं समाज एक समान है, कथन आपका एडमंड बर्ग का। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से किसने अनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? यह है आपके अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 107, नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार है। नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो है आपका व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 108, संपत्ति चोरी है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 109, मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध एवं विद्रोही संतान है, ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये आलोचनात्मक कथन किसका है? ये कथन है आपका सी हंट महोदय का। क्वेश्चन नंबर 110, उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत क्या है? उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता। और क्वेश्चन नंबर 111, डिसकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत किससे संबंधित है? डिसकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत ये आपका मैकाइवर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 112, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो वर्ड है ये किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113, कि निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक है वो ग्राहम वॉलेस। क्वेश्चन नंबर 114, बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है। बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है, ये किसका कथन है? ये फाइनर महोदय का कथन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 115, लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य
लोक नीति को लागू करना होता है। अब ये पब एड से संबंधित प्रश्न है, इसमें पब्लिक एड से संबंधित, लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दिया गया एंटी व्हाइट महोदय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकीय सिद्धांतों को कहावतें किसने कहा? यानी जो परंपरागत सिद्धांत संगठन का, उसको कहावतों की संख्या किसने दिया? ये थे आपके हर्बर्ट साइमन महोदय। क्वेश्चन नंबर 117, सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके हरमन फाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 118, निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे? अगर आपको डिसीजन लेना है तो किस क्रम में रखेंगे? तो है आपका सबसे पहले ये आपका उद्देश्य का निर्धारण होता है, समस्या की व्याख्या करना, समस्या का विश्लेषण करना और फिर वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, विकल्पों की छंटनी और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑलरेडी ये सही क्रम में, तो ऑप्शन बी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 कि लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागम में किस क्रम से विकास हुआ है? जितने लोक प्रशासन के उपागम है उनका विकास होने का जो क्रम है क्या है? तो सबसे पहले क्लासिकीय उपागम, उसके बाद मानव, यानी पहले नंबर पे क्लासिकीय उपागम, दूसरे नंबर पे मानव संबंध का उपागम विकास हुआ और तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं बेहरवादी उपागम यानी बेहरवालिज्म, ठीक, और लास्ट में आप कह सकते हैं नीति उपागम चौथे नंबर पे। इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 120 है, इसको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को।